बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा आखिरी वीडियो है इस चैप्टर नंबर 2 का। इससे पहले हमने शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स किए थे 2 पार्ट्स में। आज की जो वीडियो है उसमें हम लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स को फिनिश करेंगे। कुछ क्वेश्चंस को मैं यहाँ बोर्ड पे लिखूँगा और कुछ आपको मैं ऑरली ही बताऊँगा। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है, Why Dalton atomic theory is considered as a base for a modern atomic concepts? कहते हैं कि जो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी है इसे बेस ऑफ मॉडर्न कॉन्सेप्ट क्यों कहा जाता है। याद रहे जब हमने डाल्टन थ्योरी का टॉपिक हम कर रहे थे तो उसमें भी मैंने आपको कहा था कि एटम को तो डिफाइन पहले हो चुका था, लेकिन 1911 तक इस पर कोई भी काम नहीं हुआ। 1911 के बाद डाल्टन ने इस पे एक्सपेरिमेंट्स किए और उसके बाद हमें एटम्स के पोस्टुलेट्स दिए और उससे हमें मदद मिली और उसके बाद हमने और एक्सपेरिमेंट्स करके उसके अंदर और डिस्कवरीज की। पहले जो हम हेडिंग लिखेंगे वो एटम होगा, ठीक है। एटम की यहाँ पे हम डिफिनेशन लिखेंगे कि एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल विच कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड एंड इट टेक प्लेस इन अ केमिकल रिएक्शन। ये हमारे पास पहला हेडिंग होगा। दूसरा हमारा हेडिंग होगा, हम इस तरह से दिस एटम इज कंसीडर्ड एज द बेस ऑफ द मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी, या लिखेंगे डाल्टन एटॉमिक थ्योरी अ बेस फॉर अ मॉडर्न एटॉमिक कॉन्सेप्ट्स। आप दोनों हेडिंग में कोई भी लिख सकते हैं। उसमें हम लिखेंगे द डाल्टन, जॉन डाल्टन, an English teacher, do a series of experiments on an atom. He concluded that all the atom must be composed of a tiny particle which are like solid ball and cannot be further divided, और उसको उसने एटम्स दिया, ठीक है। अगर हम बुक की तरफ जाए तो आप ये बुक में ये भी और इसके साथ लिख सकते हैं that he presented this theory under the title of the new system of chemical philosophy, ठीक है। आप ये भी लिख सकते हैं और उसके साथ साथ आप ये भी लिख सकते हैं कि 4 BC में तो इसका एटम लफ्ज़ तो प्रोनाउंस हुआ, लेकिन इस पे 1911 तक या 19th सेंचुरी तक कोई काम नहीं हुआ, ठीक है। उसके बाद हम थर्ड हेडिंग मेन पॉइंट सारे लिख लेंगे जो इसके पोस्टुलेट्स है। आप पोस्टुलेट्स भी यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे मेन पॉइंट्स भी लिख सकते हैं। उसके बाद मेन पॉइंट्स के बाद आप तकरीबन 2 लाइनें छोड़ के ये लिखेंगे, ही टेल अस एटम, रेशियो ऑफ एटम, प्रॉपर्टीज ऑफ एटम, रिएक्शंस ऑफ एटम्स एंड दैट्स व्हाई इट इज अ बेस ऑफ अ मॉडर्न कॉन्सेप्ट। उसने हमें पोस्टुलेट्स में बताया कि एटम क्या चीज़ है, या एटम डिवाइड नहीं हो सकता, एटम बनता नहीं या टूटता नहीं है, उस जब सेम एलिमेंट्स होंगे तो उसके सेम केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज होंगे, जब डिफरेंट एटम्स होंगे तो उसके डिफरेंट प्रॉपर्टीज होंगे। एटम ही होगा जो केमिकल रिएक्शन में टेक प्लेस करेगा। एटम जब 2 एटम्स कंबाइन होंगे तो वो स्मॉल होल रेशो नंबर से बनेंगे। ये सब हमें जॉन डाल्टन ने बताया था। आप पहले उसको पॉइंट्स में लिखे और आप फिर ये सब थोड़ा सा एक्सप्लेन करके आप नीचे लिखे तो ये आपका फुल लॉन्ग क्वेश्चन आंसर बन जाता है। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1। अब क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, समराइज द रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल of an atom and explain how we developed this model based on the result of his famous gold foil experiment। इस क्वेश्चन में हमने पूरा का पूरा जो रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल है उसको समराइज करना है, ठीक है। उसमें हमने पोस्टुलेट्स, डिफेक्ट्स और उसके साथ साथ वो एक्सपेरिमेंट भी एक्सप्लेन करना होगा। पहले जो हम हेडिंग देंगे वो रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल की हेडिंग देंगे। तो जो पहला टॉपिक है उसमें हम लिखेंगे, इन 1911 लॉर्ड रदरफोर्ड परफॉर्म एन एक्सपेरिमेंट अल्फा पार्टिकल। उसने 1911 में एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, किस चीज़ के एक्सपेरिमेंट? अल्फा पार्टिकल्स पे, ठीक है। विच कैरी पॉजिटिव चार्ज,
जो कि अल्फा पार्टिकल्स है ना, ये पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। एंड इन फैक्ट हीलियम न्यूक्लियाई फ्रॉम अ रेडियो एक्टिव सोर्स, और उसने उसके साथ साथ एक न्यूक्लियाई जो रेडियो एक्टिव सोर्स है, ठीक है, पोलोनियम जो रेडियो एक्टिव मेटल है, उसको हम इसने लिया। He allowed to fall a beam of alpha particles on a thin gold foil. हमने इसके जब टॉपिक में हम इसको पढ़ रहे थे तो इसमें भी हमने बोला था, उसने एक लेड में अल्फा पार्टिकल्स को कैप्ट किया और उसके साथ उस बीम्स ऑफ रेस को इस थिन गोल्ड फॉइल पे रिलीज किया गया। ठीक है, उसके बाद लिखेंगे द गोल्ड फॉइल was surrounded by a photographic plate. हमने ये भी पढ़ा था, एक थिन गोल्ड फिल्म, हमने ये पढ़ा था कि एक थिन गोल्ड फिल्म था, उसके इर्द गिर्द हमारे पास एक फोटोग्राफिक प्लेट था। ठीक है, ये किस लिए था? टू डिटेक्ट द पार्टिकल इमिटेड फ्रॉम द रेडिएशन। ये इसलिए किया गया था कि जब इससे पार्टिकल जाएंगे तो ये इसके इमिट होंगे, ठीक है, जाहिर होंगे। दूसरी हेडिंग हमारे पास है ऑब्जर्वेशन की। ऑब्जर्वेशन में हम लिखेंगे रदरफोर्ड ऑब्जर्व दैट, रदरफोर्ड ने ये ऑब्जर्व किया मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पास थ्रू द फॉइल अनडिफ्लेक्ट, यानी कि वो सारे कुछ जो हमारे पास जो अल्फा पार्टिकल्स थे वो स्ट्रेट गए, अनडिफ्लेक्ट गए। ठीक है, और कुछ अब उसने लिखा और विदाउट इन चेंजिंग पार्ट मीन यानी स्ट्रेट, बट अ फ्यू पार्टिकल वर डिफ्लेक्टेड एट डिफरेंट एंगल, लेकिन कुछ जब पार्टिकल्स आए वो डिफ्लेक्ट हुए डिफरेंट एंगल्स में। ठीक है, ओनली फ्यू रेज वाज बाउंस बैक एट द ओरिजिनल वे, लेकिन जो कुछ थे वो स्ट्रेट गए और स्ट्रेट वापस आए। ठीक है, अपने ही एंगल में वापस बाउंस हुए। From the deflection of alpha particles bounce back at the same time. ये थी दो हेडिंग्स। अभी नीचे स्पेस नहीं है तो हम ऊपर आगे की हेडिंग्स है वो करते हैं। अब हम जो थर्ड हेडिंग है वो करते हैं। थर्ड हेडिंग है कंक्लूजन की। Rutherford concluded that there was a positively charged particle present in the center of the atom. जब हमने ऑब्जर्वेशन और उसने ऑब्जर्व किया इसको, तो उसके बाद रदरफोर्ड ने ये कंक्लूड किया कि एटम के सेंटर में एक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, ठीक है, या पोर्शन है। सो अल्फा पार्टिकल नियर दिस पोर्शन वाज रिपेल्ड, तो जो अल्फा पार्टिकल इस पोर्शन के नियर थे उसको रिपेल किया। Because alpha particles are also positively charged particles. क्यों रिपेल किया? इसलिए रिपेल किया कि अल्फा पार्टिकल्स भी पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, ठीक है, एंड सिमिलर चार्जेस रिपेल ईच अदर। और जिस तरह हमें पता है कि जो सिमिलर चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। उसके बाद हम आगे देखते हैं, इफ अल्फा पार्टिकल पास वेरी क्लोजली टू द न्यूक्लियस they deflect through a large angle. अगर वो अल्फा पार्टिकल्स क्लोज टू न्यूक्लियस गए हैं तो वो बहुत ज़्यादा डिफ्लेक्ट हुए हैं, यहाँ कुछ यहाँ इस तरह ज़्यादा डिफ्लेक्ट हुए हैं। अच्छा, similarly if do not pass close to a nucleus they either deflected through very small angle or neither deflected. और अगर वो करीब गए हैं, दूर गए हैं, अगर वो दूर गए हैं न्यूक्लियस से, तो इसका मतलब है कि वो या तो वो फिर बहुत कम डिफ्लेक्ट हुए हैं या फिर वो बिल्कुल डिफ्लेक्ट हुए नहीं हैं। ठीक है, फिर हम फोर्थ वन जो हेडिंग देंगे वो मेन पॉइंट्स की होगी। जो हमारे पास रदरफोर्ड के जो मेन पॉइंट्स हैं हम इसमें लिखेंगे, और फिर जब लास्ट हेडिंग होगी वो डिफेक्ट्स ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल है, जो हमारे पास 4 डिफेक्ट्स है वो हम इसमें लिख लेंगे, और ये आपका होगा क्वेश्चन नंबर 2। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 3 कहते हैं स्टेट द पोस्टुलेट विच बोहर सजेस्टेड टू ओवरकम द शॉर्टकमिंग ऑफ एटॉमिक मॉडल। इसमें हम सिर्फ जो नील बोहर के जो पोस्टुलेट्स थे बस वही लिखेंगे, ठीक है, इसमें और हम कुछ भी नहीं लिखेंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। कुछ मैं आपको यहाँ से पीरियोडिक टेबल से आपको कुछ सॉल्व करके दूंगा और कुछ आप लोग फिर खुद कर भी लेंगे और मैं आपको बस डायरेक्ट फिर इसमें पुट वैल्यू कर लूँगा। अब हम एक एक को करते हैं। पहला हमारे पास बहुत आसान है, इसमें हमारे पास मास नंबर भी गिवन है, एटॉमिक नंबर भी गिवन है। हमें पता है जो बड़ा होता है वो मास नंबर होता है, तो हम 131, और जो छोटा होता है वो हमारे पास एटॉमिक नंबर होता है। फिर अगर हम इस पे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स देखें तो नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल्स टू एटॉमिक नंबर, और हमें पता है कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन एक एलिमेंट में एक जैसे होते हैं। न्यूट्रॉन फाइंड करने के लिए हम 131 माइनस 54 करेंगे, जिससे हमारे पास 77 आएगा, ठीक है। दूसरे में हमारे पास सिर्फ एटॉमिक नंबर और मास नंबर है, ये हम पीरियोडिक टेबल से करते हैं, ठीक है। मैं आपको यहाँ पे शो भी करवाऊंगा कि किस तरह हम करेंगे। आपके चैप्टर नंबर 3 में हमारे पास पीरियोडिक टेबल है, इसका जो एटॉमिक नंबर वो 27 है, मास नंबर 59 है। तो अगर हम यहाँ पे ये कोबाल्ट देखें तो ये देखें इसका एटॉमिक नंबर 27 है और ये 58.9332 है। तो इसको अगर हम राउंड ऑफ करें तो ये 59 बनता है। तो हमारे पास कोबाल्ट जो है वो ये दूसरा है, तो हम इसके साथ कोबाल्ट लिखेंगे CO। हमें पता है कि एटॉमिक नंबर होता है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो हम 27 लिखेंगे। अब कैलकुलेटर के ज़रिए हम 59 से 27 माइनस कर लेंगे, तो हम 59 माइनस 27, तो ये हमारे पास 32 आएगा। तो इसमें हमारे 32 न्यूट्रॉन होंगे। अब ये तीसरा जो इस पे हमारे पास सिर्फ मास नंबर और न्यूट्रॉन गिवन है, ठीक है। तो हम मास नंबर से फाइंड करेंगे, तो हम यहाँ पे स्टार्ट कर लेंगे। तो ये देखिए 137 है, उसके बाद डायरेक्ट 174 है, इसका जो और है वो नीचे है, तो हमारे पास क्या है 144। तो अगर हम 144 पे देखें तो हमारे पास है ये, ठीक है। तो हम इसके साथ लिखेंगे एंड हमारे पास एटॉमिक नंबर आप देखें तो 60 है हमारे पास एटॉमिक नंबर। तो अगर 60 है तो यहाँ भी ये 60 और 60 होगा। हम चेक करने के लिए कैलकुलेटर के साथ देख भी लेते हैं। हम 144 से 60 माइनस करेंगे तो वही हमारे पास 84 आ गया। अब ये D1 करते हैं, तो इस पर हमारे पास सिर्फ एटॉमिक नंबर है। हम 22 देखेंगे तो हम यहाँ जाएंगे, ये 26 है, ये 24, ये 22.9 है, ठीक है। ये मास नंबर हम देख रहे हैं, तो ये हमारे पास जो एटॉमिक नंबर ये 22 ये है, तो ये हमारे पास 47.869, तो ये हमारे पास तकरीबन 48 आएगा, ठीक है। ये उन लोगों ने वहाँ भी राउंड ऑफ किया है, और ये हमारे पास जो 48 है ये है हमारे पास TI हमारे पास कैपिटल होगा, ठीक है। और हमारे पास नंबर ऑफ जो प्रोटॉन होंगे और इलेक्ट्रॉन वो भी 22 होंगे। अब दूसरे में हमारे पास इलेक्ट्रॉन दिए गए हैं, लेकिन हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन भी हमारे पास क्या होता है एटॉमिक नंबर, तो हम 72 फाइंड करेंगे एटॉमिक नंबर। तो हम यहाँ पे जाएंगे 72 ये है, ठीक है। तो इसका जो सिंबल है वो है HF, ठीक है। एटॉमिक नंबर अब हम देखें HF का तो 72 वही है, ठीक है। मास नंबर देख लेते हैं तो 178.49, तो हम 178 लिख लेंगे, ठीक है। हमारे पास ये भी 22 और ये हो गए। अगर हम इसको माइनस करें तो हमारे पास न्यूट्रॉन की वैल्यू आएगी। अब F में हमारे पास है मास नंबर दिया गया 128, जो हमारे पास है मास नंबर है। तो हम यहाँ पे देखेंगे ये आपके पास 14, 20,
8 है हमारे पास, ठीक है। तो ये 28 है हमारे पास। अगर हम यहाँ पे ये टी देखें, ये 27.6 है, ठीक है। तो ये इसको हम लिख लेंगे। तो हमारे पास ये है टी ई। हमारे पास का जो एटॉमिक नंबर होगा वो हमारे पास 52 आएगा, और नंबर ऑफ प्रोटॉन भी 52, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी 52, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन फाइंड करने के लिए हम इसको मास नंबर को एटॉमिक नंबर से माइनस करेंगे। तो 128 माइनस 52 हमारे पास आएगा 76, ठीक है। लास्ट वन है हमारे पास, नंबर ऑफ प्रोटॉन गिवन 18। तो हम 18 की तरफ देखेंगे, तो मैं आपको, ये हमारे पास है AR, ठीक है। ये हमारे पास एटॉमिक नंबर होगा 18, ये होगा तो 40 हम लिख ले, ये हम 30 40 भी लिख सकते, क्योंकि 39.9 समथिंग है, और इलेक्ट्रॉन भी हमारे पास 18 होंगे। तो ये था आपका टेबल और क्वेश्चन नंबर 4। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, 5 और लास्ट क्वेश्चन। इसमें पहला जो पार्ट है वो कह रहे हैं डिफाइन एनर्जी लेवल एंड सब एनर्जी लेवल। पहले हम एनर्जी लेवल को डिफाइन करते हैं, फिर सब एनर्जी लेवल को करते हैं। एनर्जी लेवल हमारे पास दरअसल शेल, ऑर्बिट, ये तमाम तीनों एक ही चीज़ है, ठीक है। हमने बोहर एटॉमिक मॉडल में भी पढ़ा था कि जो पाथ है जिसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं उसको हम शेल, एनर्जी लेवल या ऑर्बिट कहते हैं। तो हम डिफिनेशन लिखेंगे, इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस इन वन ऑफ द फिक्स सर्कुलर पाथ कॉल्ड शेल, ऑर्बिट और एनर्जी लेवल, ठीक है। फिर अगर इधर आ जाए डिफाइन ऑर्बिट एंड सब ऑर्बिट्स, डिफाइन शेल एंड सब शेल, तो फिर आप इधर बस डायरेक्ट शेल लिख लेंगे या ऑर्बिट लिखेंगे या एनर्जी लेवल लिख लेंगे। फिर हम इसकी एनर्जी देखेंगे, तो ईच शेल हैज अ फिक्स्ड एनर्जी। तीसरी हेडिंग हमारे पास होगी नेम्स ऑफ शेल, जो शेल्स के नाम है, तो हम लिखेंगे द नेम्स ऑफ द शेल आर KLMNOP और सो ऑन, ठीक है। इसको हम आल्सो नेम कर सकते हैं, K = 1, L = 2, M = 3, N = 4 एंड सो ऑन। फिर हम फार्मूला देखेंगे, तो फार्मूला हमारे पास है 2n²। फिर इलेक्ट्रॉन्स इन ईच शेल, हर एक शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, तो K हम उसमें 2n² लिखेंगे। हमें पता है K की जो वैल्यू है वो 1 है, तो हम उसको उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। इस तरह L में 8, M में 18, N में 32 और O में 50। ये मैंने ऑलरेडी जो हमारा जो टॉपिक था उसमें हमने शेल और ऑर्बिट्स में ये किया था। अब हम सब एनर्जी लेवल की तरफ बढ़ते हैं। अब है सब एनर्जी लेवल। इसकी डिफिनेशन हम पहले लिखेंगे, द वेरियस रीजन इन द मिनिमम शेल अराउंड द न्यूक्लियस इन 3 डायमेंशनल डायरेक्शन where the possibility of finding an electron is maximum is called energy सब एनर्जी लेवल। फिर इसके हमारे पास हम टाइप्स लेंगे, 4 टाइप्स है, और फिर उसके जो SPDF, तो इसके नाम लिखेंगे, S स्टैंड फॉर शार्प, P फॉर प्रिंसिपल, D फॉर डिफ्यूज और F फॉर फंडामेंटल। अब हमारा जो लास्ट पार्ट इस क्वेश्चन का रह चुका है वो करते हैं। उसमें हमें ये कहा कि फर्स्ट 5 जो हमारे पास एलिमेंट्स हैं उनके हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन भी करेंगे, उसको हम शेल में भी करेंगे। अब जो पार्ट 5 का जो बी पार्ट है उसमें हमने इन 4 जो एटम्स है या एलिमेंट्स है हमारे पास, इनको हम शेल और सब शेल या सब एनर्जी और एनर्जी लेवल में करेंगे। तो पहला हमारे पास है हाइड्रोजन H11। इसमें एटॉमिक नंबर भी 1 है और मास नंबर भी 1 है, ठीक है। हमारा काम एटॉमिक नंबर से होगा। हम पहले इसको K और L में K में करेंगे, तो इसमें सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। और हमें पता है कि K में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो इसमें हम K = 1 लिखेंगे। अब इसको सब एनर्जी लेवल में करेंगे, तो हमारे पास ये आएगा 1s1, ठीक है। अब हमारे पास है हीलियम। इसमें भी ये एटॉमिक नंबर है, ये मास नंबर है। इसका जो एनर्जी लेवल होगा वो आएगा K = 2, और जो
सब एनर्जी लेवल होगा वो होगा 1s2। तीसरा है लिथियम, इसमें हमारे पास 3 है। तो हम इसमें जो हमारे पास एनर्जी लेवल आएगा वो हमारे पास होगा K इज इक्वल टू 2, L इज इक्वल टू 1। और जो सब एनर्जी लेवल होगा वो 1s2 और 2s1। बेरिलियम का हमारे पास 4 है एटॉमिक नंबर, तो हमारे पास आएगा K इज इक्वल टू 2, L इज इक्वल टू 2। और सब एनर्जी लेवल हमारे पास होगा 1s2 और 2s2। तो ये था हमारा चैप्टर नंबर 2। इंशाल्लाह अगली वीडियोस में फिर हम चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।